तो जैसा कि आपको पता है हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं। करीब इसका 2 लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आज इस टॉपिक में पूरा ख़त्म हो जाएगा। केवल आपका बचेगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं एक बार उसको लिख देता हूं। तो यहाँ पर जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें पहला टॉपिक यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बाइनरी कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। बाइनरी कंपाउंड के बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद ज्योमेट्री, और इसी में एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना सारा टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे इनका अकरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक नेचर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारा आएगा एटॉमिक रेडियाई। इसको हम लोग एटॉमिक रेडियाई बोल दें या एटॉमिक रेडियस बोला जाए, दोनों बात एक ही है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी और एटॉमिक रेडियाई, और इसमें लास्ट टॉपिक रहेगा आईई, जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक इसमें ऐड कर दिया जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें पहला पढ़ लेंगे डायामैग्नेटिक, दूसरा पढ़ लेंगे पैरामैग्नेटिक, और लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट। इतना सारा टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, उसमें ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। इतना कवर करने के बाद हम लोग बाइनरी कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ज्योमेट्री, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इतना सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये हमारे नेचर में कैसे पाए जाते हैं। तो आपको बता दिया जाता है जानकारी के लिए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, दरअसल ये हमारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में नहीं पाए जाने का रीज़न ये होता है कि इनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। जिन भी एलिमेंट या मेटल या कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है वो हमारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, मतलब वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाएंगे। वो फॉर्म हमारा हो सकता है मिनरल्स और, जैसा कि आप लोग को पता है कॉपर अगर एलिमेंट उठाया जाए तो कॉपर के ढेर सारे ओर्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्यूपराइट होता है, एजुराइट होता है, मेलेकाइट होता है, कॉपर पायराइट होता है। ऐसे तमाम प्रकार के ओर पाए जाते हैं जिनसे हम लोग क्या कहते हैं कि कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आयरन की बात किया जाए तो आयरन का मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है, फिर उसके बाद फूल्स गोल्ड है।
ऐसे तमाम प्रकार के और हमारे आयरन के भी पाए जाते हैं। तो उसी टाइप्स के गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी एलिमेंट होते हैं सब हमारे ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यानी इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अब ये हमारे ज़्यादातर रिएक्टिव नेचर के होते हैं। अब रिएक्टिव नेचर का होने का मतलब यही है कि इनको हम लोग फ्री स्टेट में नहीं पा सकते। तो हम लिख सकते हैं दे डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये हमारे फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे आर फाउंड इन ओर्स फॉर्म सच एज कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा होता है जैसे इसके अलावा जैसे यहां पे हो सकता है हमारा आयरन हो जाए। अब आयरन का हमारा जो और पाया जाता है आयरन पाइराइट होता है, जैसे FeS2। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, मेटालिक नेचर। अब देखिए इनकी मेटालिक नेचर की बात करते हैं। तो मेटालिक नेचर का मतलब क्या होता है, मेटालिक नेचर। तो पहले तो यहां पे लिखा जाएगा कि डी ब्लॉक, या फिर ये लिखा जाए ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। ठीक है, अब मेटल के साथ क्या क्या होते हैं, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉलिड एक्सेप्ट Hg, मरकरी। मरकरी हमारा ऐसा मेटल होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि Hg इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब इनका बात समझिएगा, इनके कहने का मतलब क्या है। पहली बात कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे हमारे मेटल होते हैं। मेटल होने के पीछे का रीज़न होता है कि अगर कहीं पर भी अगर मेटल वर्ड यूज़ किया जाए तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट को मेटल बोलने के पीछे का रीज़न ये है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब उसके बाद ये सारे के सारे हमारे सॉलिड होते हैं केवल मरकरी को छोड़ करके। तो सॉलिड होने के पीछे का रीज़न होता है मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होते हैं, मेटल कहलाते हैं, दूसरा रीजन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड का मतलब होता है कि मेटल के बीच में यहाँ पे जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। यानी अगर एक मेटल है ये दूसरा मेटल है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये एज ए आयंस के फॉर्म में रहेंगे। तो इनको हम लोग बोलेंगे कर्नेल और ये हमारा होगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, जिसके थ्रू इनमें मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एज ए स्ट्रांग होते हैं। लेकिन मरकरी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मरकरी जो हमारा होता है ये हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसका मतलब एक ही रीज़न है कि मरकरी में हमारा मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है और मेटेलिक बॉन्ड वीक होने के पीछे का रीज़न होता है कि कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वीक होता है। तो ये आपका इसका मेटेलिक नेचर का मतलब था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद
मेटालिक नेचर हो गया। अब मेटालिक नेचर के बाद आप देखिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे। तो पहले आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट लिखिए, कौन कौन इसमें एलिमेंट आते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम ये सब आते हैं, तो इनको आप पहले लिखिए। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जो 2 लेक्चर अपलोड हुआ है उसको आप देखिए, और उन दोनों वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर बनेगा 21। उसके बाद इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसका 28 बनेगा, इसका 29, इसका 30 बनेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल, दूसरा होता है एक्सपेंडेड, तीसरा होता है कंडेंस्ड। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो थोड़ा देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा होता है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल वाले में मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1, डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s वाले में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब उसके बाद एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड कैसे लिखा जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, तो इतना तो आपको पता ही रहा होगा। अब आइए चलते हैं। पहले आप स्कैंडियम का करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद क्या बनेगा 3d 1, 4s2। अब चेक करिए, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है देखिए, 6, 2, 2, ये कितना हो गया 6, 2, 8, 10, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 1, 21। अब समस्या ये है कि यहाँ पर मैंने 3d को अंदर लिखा है और 4s को बाहर लिखा है। जैसा कि आपको पता है 3d और ये जो 4s होता है, 3d और 4s, इन दोनों का एनर्जी आपस में अप्रॉक्स सिमिलर होता है। तो सिमिलर होने के कारण चाहे आप लिखिए 3d को पहले लिखिए या 4s को बाद में लिखिए, या आप 4s को पहले लिखिए 3d को बाद में लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इनका एनर्जी अप्रॉक्स सिमिलर होता है, तो दोनों में से कोई भी लिखा जाए बात एक ही है। तो या तो आप 3d1 4s2 लिखिए, या तो आप 4s2 3d1 लिखिए, बात एक ही है। तो अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखा गया है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिटेल में लिखा गया है। अगर मैं इसको कंडेंस्ड बना दूं तो कंडेंस्ड बनाने के लिए हम लोग इनर्ट फैमिली के एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अब 3d सीरीज का अगर एलिमेंट होगा तो उसके लिए हम लोग आर्गन का यूज़ करेंगे। 4d सीरीज का होगा तो आर्गन के बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, क्रिप्टॉन का। 5d सीरीज का होगा तो जिनान का यूज़ करेंगे, और 6d सीरीज का होगा तो रेडान का यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग 3d सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म लिखने के लिए आर्गन का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कंडेंस्ड फॉर्म में। अब आर्गन का यूज़ क्यों किया जाएगा जरा समझिएगा। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, 2 + 2 + 6 + 2 + 6, टोटल कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जैसा कि आपको पता है अगर आर्गन लिखा जाए तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो अगर आप आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैच कर गए, तो इसके बेसिस पे कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया।
तो अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस्ड वाला लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो इतने के लिए मैं क्या यूज कर दूंगा, आर्गन, और ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद लास्ट का लिख दीजिए 3d1 4s2, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आर्गन लिखिए दूसरा वाला 4s2 3d10 3d1, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ये आपका स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है, कंडेंस्ड फॉर्म है। और दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का यही सही तरीका भी है, क्योंकि वहाँ पे बीएससी में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है, तो ऐसे के लिए डिटेल में लिखने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश यही रहता है कि कंडेंस्ड वाला लिखा जाए, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई नंबर भी नहीं कटता है, मार्क्स में समस्या नहीं आता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो इसी के बेसिस पे पूरे का लिख सकते हैं। तो अभी इधर तो स्पेस खत्म हो गया है, तो मैं आपको अब पूरा का पूरा, ये केवल स्कैंडियम का इतना था, तो अब मैं आपको क्या करूंगा, इन पूरे को लिख करके दिखाता हूं कंडेंस्ड फॉर्म में। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जनरल, एक्सपेंडेड, कंडेंस्ड। जनरल वाला ये होता है, एक्सपेंडेड वाला ये होता है, मतलब उसको पूरा ओपन करके या डिटेल में लिखना, और कंडेंस्ड वाला लिखने का तरीका होता है कि इनर्ट फैमिली के एलिमेंट को यूज किया जाए। तो यानी अब आपका क्या बनेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनका आप एटॉमिक नंबर लिखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कौन सा करेंगे, कंडेंस्ड वाला करेंगे। तो सबसे पहले आप सब जगह क्या करिए, आर्गन का यूज करिए, आर्गन का। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर्गन, नीचे क्या हो जाएगा, आर्गन, इसके नीचे क्या होगा, आर्गन, यहां पे 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 क्या होगा, आर्गन, फिर आर्गन, फिर आर्गन लिखिए, यहां पे भी आर्गन लिखिए। अब चलिए आगे लिखा जाए। तो अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, 3d1 4s2। अब आपको कुछ नहीं करना है, डी वाले में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाना है। अब इसका 22 हो गया, तो 22 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो अब क्या लिखा जाएगा, 3d2 4s2। अब यहां पे 23 है तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, 3d3 4s2, क्योंकि s वाले में तो ऑलरेडी 2 भरा है, तो उसको तो हम लोग कम कर सकते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अब डी वाला खाली है, वैकेंट है, तो इस वैकेंट वाले में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो यहां पे क्या भरा जाएगा, 3d4, उसके बाद क्या बनेगा, 4s2, उसके बाद mn में 3d5 4s2। अब आइए, अभी आप इसको चेक करिएगा, देखिए मैंने इसको एकदम ऐसे ही लिखा है जैसे एक जनरल तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, क्रोमियम का भी। लेकिन आपको पता है कि जब आप पढ़ते थे तो आपको क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल बताया जाता था, इसलिए मैंने इन पे स्टार लगा दिया है। लेकिन अभी मैंने इलेक्ट्रॉन इनको आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही भरा है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब इसका क्या बनेगा, 3d6 4s2, इसका क्या बनेगा, 3d7 4s2, इसका क्या बनेगा, 3d8 4s2, इसका क्या बनेगा, 3d9 4s2, इसका क्या बनेगा, 3d10 4s2। ये देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन आप कॉपर वाले को भी ऐसे मार्क कर दीजिए, और क्रोमियम इन दोनों को मार्क कर दीजिए। अब देखिए ये आप बहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आएंगे कॉपर का और क्रोमियम का, तो आपका गलत काट दिया जाएगा। और आपको ये भी जानते हैं कि आप इसको एक्सेप्शनल बताया जाता है। ऐसा क्या रीजन है कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। अगर आप डी सबसेल बनाते हैं तो डी सबसेल में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। तो डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, और मैंने यहाँ पे ये बगल में एस भी बना देता हूँ, ये 4s हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा। और मैंने ये बताया कि 3d और 4s का एनर्जी आपस में सिमिलर होता है, ये तो पहले आप याद रखिए।
अगर मैं यहां पे भर दूं डी में अगर कभी 5 इलेक्ट्रॉन रहे और ये S वाला पूरा फुल फील्ड रहे तो सॉरी डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहे और S वाला पूरा फुली फील्ड रहे तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये S वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके डी में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है जब सिस्टम हमारा D5 रहे या D10 रहे तो ये दोनों सिस्टम हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। बोथ आर मोर स्टेबल। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो D10 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए जब हम क्रोमियम का यहां पे 3d4 लिखे थे, 4s2 लिखा गया था, तो ये S वाला एक इलेक्ट्रॉन मूव करके किस में चला जाएगा, D में चला जाएगा। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d5 4s1। अब ये आपका करेक्ट है। तो यानी आप याद रखिए कि ऐसा इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके D सबसेल में चला जाता है, जिसके थ्रू वहां पे D5 सिस्टम बनता है। D5 सिस्टम में 5 इलेक्ट्रॉन पांचों ऑर्बिटल में एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, इससे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब बचा कॉपर का। अब कॉपर में हमारा 3d9 होता है, अब इसमें 2 है, तो अभी अभी बताया गया कि D10 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करके किस में चला जाएगा, D9 में चला जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 3d10 4s1 में। तो अगर एग्जाम में अगर आया कि इनमें से ज्यादा स्टेबल ऐसे ये क्यों हो रहे हैं, तो इसका एक ही रीजन लिखेंगे, ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, बिकॉज D5 एंड D10 सिस्टम both are more stable configuration as compared to D4 and D9। इतना आपको लैंग्वेज लिखना है कि मतलब ये दोनों हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, D5 D10 ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन D9 में मूव करेगा कॉपर के केस में, और क्रोमियम के केस में हमारा क्या करेगा, D4 में मूव करेगा। तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी गेन हो जाता है। तो ये टोटल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर था। तो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मेटालिक नेचर, अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक दा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दरअसल आप देख रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो वीडियो लेंदी होने के कारण आज हम लोग इस टॉपिक के यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे का प्रॉपर्टी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।